क्या आपको पता है आईएएस मेंस की परीक्षा में आदर्श उत्तर का प्रारूप क्या होता है? आइडियल आंसर फॉर्मेट कैसा होता है? कैसे लिखा जाता है? आईएएस मेंस की परीक्षा, पीसीएस मेंस की परीक्षा या अदर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन जब बच्चे देने जाते हैं तो उनके समक्ष सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि आखिर उत्तर में लिखा क्या जाता है, उत्तर का प्रारंभ कैसे करें, उत्तर में क्या क्या होना चाहिए, अपने उत्तर का प्रस्तुतिकरण कैसे करें, उत्तर को प्रभावी कैसे बनाएं। ये तमाम प्रश्न एक आईएएस मेंस के परीक्षार्थी के समक्ष यक्ष प्रश्न बनकर हमेशा खड़ा रहता है। अर्थात एक आदर्श उत्तर का प्रारूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, यही प्रत्येक आईएएस मेंस या सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा दे रहे विद्यार्थी के समक्ष हमेशा प्रश्न बना रहता है। आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा और एक एक बात बताऊंगा जो एक आदर्श उत्तर में लिखा जाता है। मेरा यह प्रयास है कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसको उत्तर नहीं लिखना आ रहा है, यह मालूम नहीं है कि उत्तर में क्या क्या है, उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, उत्तर का प्रारंभ कैसे हो, उत्तर का विस्तार कैसे हो, उत्तर का कंक्लूजन कैसे हो, उत्तर में क्या क्या शामिल किया जाए, आज इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं आपके समक्ष अपने इस लेक्चर में रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी मेंस रियल टॉक लेक्चर लेकर। यूपीएससी मेंस की परीक्षा में विद्यार्थी के समक्ष हमेशा यह प्रश्न रहता है कि आखिर उत्तर में लिखा क्या जाता है, शुरुआत कैसे होती है, विस्तार कैसे होता है, कंक्लूजन कैसे होता है, उसके बाद उसमें और क्या शामिल किया जाता है। आज इन तमाम प्रश्नों में को हम यहां उत्तर देंगे और एक एक बात आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न लेंगे मेंस के और उदाहरण के माध्यम से आपको हर बात बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आपने पूरे मनोयोग के साथ इस लेक्चर को देखा तो कम से कम भारतवर्ष में सिविल सेवा परीक्षा मेंस देने वाले हर विद्यार्थी की समस्या बहुत हद तक जरूर दूर होगी। एक आदर्श उत्तर में क्या होना चाहिए? जब भी कोई परीक्षार्थी आदर्श उत्तर लिखने की बात करता है या आईएएस मेंस की परीक्षा में उत्तर लिखने की बात करता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक आदर्श उत्तर में सबसे पहले बात होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया भूमिका, यानी यह शुरुआत है। दूसरा मेन बॉडी यानी मुख्य भाग, दूसरा जो होता है वो होता है मुख्य भाग यानी बॉडी, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये तीन चीज तो लगभग हर उत्तर में होना ही होना चाहिए। और कोई भी उत्तर आप लिखिए आईएएस मेंस की परीक्षा में या किसी भी मेंस की परीक्षा में, यदि आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो ये तीन चीज मस्ट है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम इन तीन चीजों को में क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इनमें क्या क्या होना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अगर मुख्य भाग यानी विस्तार लिख रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, क्या कंक्लूजन दोहराव होता है, रिपीटेशन होता है, पूरे विस्तारता नहीं। क्या कंक्लूजन सारांश होता है, क्या कंक्लूजन सेंट्रल आइडिया होता है। आज हम इन्हीं प्रश्नों का पूरा जवाब आपको इस प्रश्न में, इस पूरे लेक्चर में देंगे। सबसे पहले जब आईएएस मेंस की परीक्षा में आदर्श उत्तर लिखा जाता है तो सबसे पहले होता है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। अब भूमिका कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले अब भूमिका में क्या है? भूमिका देखिए आपके उत्तर का प्रवेश बिंदु है, ये न्यू है और यह एग्जामिनर को यह समझाता है कि आपने जो पूछा है मैं वो समझ गया हूं और मैं वही लिख रहा हूं। भूमिका वह आकर्षक बिंदु है जो एग्जामिनर को मजबूर करता है कि वह आपका पूरा उत्तर पढ़े, चेक करे और नंबर दे। यहीं से एग्जामिनर समझ जाता है कि आप कैसा उत्तर लिखने जा रहे हैं। ये न्यू है, प्रवेश बिंदु है। तो भूमिका कैसे लिखा जाता है इसको समझिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं महिला सशक्तिकरण का एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं कोशिश करूंगा, देखिए लंबा हो सकता है। आईएएस का लेक्चर है, कोई इंटरटेनमेंट रील नहीं है जो 1 सेकंड में 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये आईएएस मेंस का लेक्चर है। बहुत लोग पूछते हैं इतना लंबा क्यों बता रहे हैं। अरे भाई, आईएएस मेंस का लेक्चर है भाई, आईएएस का लेक्चर है, लंबा नहीं होगा। अगर मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाऊंगा तो फिर लेक्चर देने क्या मतलब है भाई? केवल रील बनाकर व्यू और वॉच टाइम लेने का कोई मतलब थोड़ी है। हम लोग अनुभव बांटने आए हैं
और इस अनुभव को बांटने का महत्व तभी है जब आप इसको समझें। तो लंबा हो सकता है, लेकिन लंबा हो, लेकिन आपके लिए उपयोगी हो यदि, तो लंबा का कोई मतलब नहीं है। घंटों लेक्चर देखिए, अगर वह लेक्चर आपके लिए उपयोगी है, अगर आपके लाभ की बात है, तो आप घंटों देख सकते हैं। तो आईएएस का लेक्चर है, लंबा होना ही होना है। एक प्रश्न लेते हैं और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है। महिला सशक्तिकरण का महत्व बताइए। हमारा राइटिंग थोड़ी खराब है, कोशिश करिएगा आप लोग समझिए। राइटिंग के कारण ही मैंने सफर किया आईएएस की मेंस की परीक्षा में। आप थोड़ी समझने का प्रयत्न करिए। महिला शिक्षा का महत्व बताइए। महिला शिक्षा का महत्व बताइए। मान लीजिए मेंस में यह प्रश्न आ गया, अब आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? अब मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्शन नहीं लिखूंगा, एक बताऊंगा जो कमजोर है और एक बताऊंगा जो मजबूत है। अब जो व्यक्ति कमजोर इंट्रोडक्शन लिख रहा है वो कैसे लिख रहा है जरा समझिए। मैं बोल रहा हूं, सुनिए। प्राचीन काल में शिक्षा समानता बदलाव लाती रही है। भारत में महिला शिक्षा की पुरानी परंपरा रही है। वैदिक काल में भी महिलाएं शिक्षित होती रही हैं। आज भी उनके लिए शिक्षित होना परम आवश्यक है। कोई लय नहीं है इसमें, कोई लय नहीं है। समय की बर्बादी हो गई, बड़ा लंबा हो गया और भटकाव हो गया। कह रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा, अब महिला शिक्षा का पूछ रहा है और लिख रहा है प्राचीन काल में शिक्षा में समाज में बदलाव लाती रही है। भारत में शिक्षा का महत्व पहले भी रहा है। वैदिक काल में भी महिलाएं शिक्षित होती रही हैं, इसलिए आज भी उनके शिक्षा का महत्व है। अब यह विषय पर नहीं है, भटकाव है, भूमिका बहुत लंबा हो गया है। तो प्रश्न उठता है कि अब हम एक मजबूत भूमिका कैसे लिखेंगे, यानी मजबूत। अब देखिए, जैसे ही मजबूत मैं भूमिका लिखूंगा आपको उत्तर में जान दिखेगा। क्या? महिला शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। अब देखिए कितना ये स्ट्रांग है। सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। यह केवल व्यक्तिगत उन्नति की नहीं, यह केवल व्यक्तिगत उन्नति की नहीं, यह केवल व्यक्तिगत उन्नति की ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज के परिवर्तन का माध्यम भी। क्या कह रहा है? महिला शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। यह केवल व्यक्तिगत उन्नति की नहीं, बल्कि परिवार और समाज के परिवर्तन का माध्यम भी है। अब आप अपनी इस भूमिका में आपने सब कह दिया, समाज भी ला दिया, परिवार भी ला दिया, आर्थिक महत्व भी ला दिया। यानी महिला शिक्षा केवल उस महिला के व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं है, पूरे समाज, परिवार, आर्थिक, सामाजिक सबका उन्नति है। एक लाइन के इंट्रोडक्शन में आपने एग्जामिनर को सब बता दिया कि भैया आपने जो पूछा मैं समझ गया हूं और मैं वही लिखने जा रहा हूं। एग्जामिनर प्रभावित हो गया, वो समझ गया कि इतना बढ़िया ये लिख रहा है, इसका मतलब इसमें मुख्य बॉडी यानी विस्तार बहुत अच्छे से लिखा हो। क्यों ये सही है? क्योंकि ये सीधे विषय पर है। ये क्यों इंट्रोडक्शन मजबूत है? सीधे विषय पर है, छोटा है और आंसर की दिशा तय करने वाला है। ये बताने जा रहा है कि भैया मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैं महिला शिक्षा का महत्व सामाजिक भी बताऊंगा, पारिवारिक भी बताऊंगा, आर्थिक भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। एग्जामिनर समझ गया। अब दूसरा क्या होता है जरा समझिए। इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब एक आदर्श उत्तर का दूसरा क्या होता है? वो होता है मुख्य भाग। नंबर 2 क्या होता है? मुख्य भाग यानी बॉडी। ये मेन पार्ट होता है। आप समझ सकते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है। यही एग्जामिनर को आपको सब कुछ बता देना है। एग्जामिनर को मजबूर कर, अभी तो एग्जामिनर को आपने प्रवेश दिला दिया कि भैया आइए हमारा कॉपी चेक करिए। अब आपको एग्जामिनर को सब बता देना है। मुख्य बॉडी में आपको कम शब्दों में प्रभावी तरीके से सब बताने का प्रयत्न करना है, जितनी जानकारी आपके पास है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के वर्ड लिमिट के साथ। क्या क्या इसमें लिखा जाता है? पहला, अगर आपको मुख्य बॉडी लिखना है तो सबसे पहले इसमें हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होंगे। क्या होंगे? हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होंगे। दूसरा, इसमें पॉइंट्स होंगे, लेकिन पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिखना है। तीसरा, इसमें एग्जांपल्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, इसी में आप पूरा व्याख्या ही कर देंगे, पूरा व्याख्या इसी में कर देंगे। बैलेंस व्यू होगा, डाटा होगा, चार्ट होगा, टेबल होगा, फैक्ट्स होगा, डाटा होगा,
चार्ट होगा, टेबल होगा, ये सारी चीजें इसी में होंगी। आप एग्जामिनर को मुख्य बॉडी में सब कुछ बताने का प्रयत्न करेंगे। एग्जामिनर को यह लगना चाहिए कि भैया जितना चीजें हम मांग रहे हैं कम शब्दों में इसने उससे ज्यादा लिख दिया है। उत्तर का लिखना मेंस की परीक्षा में बड़ी बात नहीं होती है, उत्तर का प्रभावी लेखन बड़ी बात होती है, प्रभावी प्रस्तुतिकरण बड़ी बात होती है। और आपको वही करना है। यहां आपको प्रभावी प्रस्तुतिकरण ही करना है, प्रभावी लेखन ही करना है। जितनी चीजें आप लिखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से और ऐसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई जितना चीजें मैंने पूछा है समझ गया है यह और लिख रहा है। अब समझिए जरा, एक प्रश्न मैं लेता हूं और आपको मैं बताता हूं कमजोर बॉडी कैसे लिखा जाएगा और मजबूत बॉडी कैसे लिखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित करता है? अभी मान लीजिए मेंस का प्रश्न है, आप नए नए प्रश्नों का भी अध्ययन करिए। केवल पुराने प्रश्न आप जो आ गए हैं उसी का प्रश्न का अध्ययन मत करिए। प्रश्न को खुद बनाइए और खुद उसका उत्तर लिखने का प्रयत्न करिए। एक कॉपी बना लीजिए, नए नए प्रश्नों को लिख डालिए, उसमें इधर उधर से कलेक्ट कर लीजिए नए नए प्रश्न, उनको खुद लिखकर एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए मेंस का। आपको आईएएस की परीक्षा अगर बहुत आसानी से बीट करना है तो आप क्वेश्चन बैंक बनाइए मेंस का, कहीं से मत लीजिए। हर चैप्टर के क्वेश्चन खुद कलेक्ट करिए और बहुत सारी जगहों से नए नए कलेक्ट करिए और खुद इसको उत्तर लिखिए। देखिए चमत्कार हो जाएगा, सरल हो जाएगा मेंस की परीक्षा। आप केवल किसी कोचिंग पर, यूपीएससी पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत रहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं करिए। ईश्वर ने आपको उस योग्य बनाया है तो आप खुद करिए। वैसे मैं भी आपको बताता रहूंगा नए नए प्रश्न। यही देखिए मैं कई प्रश्न ले रहा हूं, मैं बताऊंगा, कोशिश रहता है नए पुराने सब लूंगा। थोड़ी समय मिलेगा तो मैं बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा, पूरा विस्तार से मैं लेक्चर दूंगा, आपको इसमें तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं। अब कमजोर बॉडी क्या होगा जरा समझिए। मान लीजिए कोई सामान्य उत्तर लिख रहा है तो कमजोर बॉडी कैसे लिखेगा मैं बोल रहा हूं। जलवायु परिवर्तन भारत की बहुत बड़ी समस्या है, इससे बारिश का पैटर्न बदल जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, वर्षा सही से नहीं होती है और फसल खराब हो जाती है। इससे किसान और देश को नुकसान होता है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसे ही लिखेंगे, मैं सबको नहीं कर रहा हूं। आईएएस मेंस की परीक्षा के स्टूडेंट परम योग्य होते हैं, लेकिन कॉमन आंसर ऐसे ही लिखाता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लैब ही नहीं है। और जो इंपैक्ट है जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का, उसको क्लासिफाई भी नहीं किया गया। भाई अलग अलग बताइए ना कि इस पे कितना प्रभाव है, इस पे कितना प्रभाव, सब बताइए। बस एक बॉडी, मान लीजिए इतना नहीं लिखना है, लिखेगा तो पूरा, लेकिन इसी क्रम में लिख देगा, क्योंकि सोचेगा 200 शब्द 150 शब्द लिखना है, जल्दी जल्दी लिख के किनारे हो जाए। लेकिन भैया आपको क्यों लिखना थोड़ा है, एग्जामिनर को प्रभावित करना है, एग्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत करना है, एग्जामिनर के कॉपी चेक को सरल बनाना है। एग्जामिनर को अगर आपके प्रश्न के उत्तर की जांच को सरल है बनाना, अगर आपने बना दिया और सरलता से आपका प्रश्न जांच कर रहा है, आपने ऐसा लिखा है तो आपको बहुत नंबर देगा। और आपने उसके प्रश्न के उत्तर के जांच को कठिन बना दिया है तो नंबर क्यों देगा भाई? आप ऐसा लिखिए कि वो सरलता से आपकी कॉपी जांच करे और वो सरलता से आपके उत्तर को जांच करे। अब देखिए मजबूत बॉडी में क्या होगा, मजबूत बॉडी में वो क्या क्या लिखाएगा। एक सामान्य उत्तर जो लोग लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मजबूत बॉडी में जलवायु परिवर्तन का कृषि में प्रभाव क्या होगा, उत्पादन में गिरावट। आप हेडिंग डालिए उत्पादन में गिरावट। क्यों उत्पादन में गिरावट होगा? अनियमित वर्षा होगा, सूखा होगा, अनाज नहीं होगा। दूसरा, पॉइंट मत करिएगा, पॉइंट ऐसे बनाइएगा, गिनती का पॉइंट नहीं किया जाता मेंस की परीक्षा में। पॉइंट वाइज लिखिए तो पॉइंट को ऐसे बनाइए, कभी भी नंबरिंग मत करिएगा, एग्जामिनर गिन लेगा कि मात्र इतने पॉइंट लिखा है। मेंस की परीक्षा में पॉइंट का नंबरिंग कभी नहीं करना है, पॉइंट को बिंदुओं ऐसे बनाइए। तो उत्पादन में गिरावट क्या होगा उसमें लिख दीजिए, भाई वर्षा नियमित हो जाती है, सूखा पड़ता है, फसल प्रभावित हो जाता है। दूसरा, कृषि लागत में वृद्धि। कृषि का जो लागत है वो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ जाता है। सिंचाई, बीज, भाई नई बारिश होगा, सही से सिंचाई ज्यादा लगेगा, बीज भी बार बार प्रयोग होना पड़ेगा, खराब भी हो जाएगा। जब वर्षा की अनियमितता होती है तो कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाते हैं, कीटनाशकों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो क्या हो गया,
कृषि लागत में वृद्धि हो गया, किसानों के आय में कमी, किसानों के आय में कमी। देखिए कैसे बॉडी लिखा रहा है। जाहिर सी बात है अगर उत्पादन घटने लगेगा तो लाभ में कमी हो जाएगा। भाई सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यही है। कृषि का लाभगत न होना, कृषि के उपज का समुचित मूल्य न मिलना, यह किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। प्याज 1 रुपया 2 रुपया किलो मिलता है, सब नासिक में बहा देते हैं, मंडियों में प्याज ऐसे पड़ा रह जाता है। सुनिए समाचारों में, किसानों को उनके उपज का लागत सही मिलना प्रारंभ हो जाए और कृषि लाभकारी हो जाए तो आधी समस्या तो ऐसे दूर हो गई। वर्षा, बाढ़, तूफान, सिंचाई, ये तो एक कॉमन हमेशा आती ही रहेगी, लेकिन इनसे लड़कर भी जब फसल पैदा कर लेते हैं तो भैया उनको इतना तो मिलना चाहिए ना। कैसे मिलेगा? ये व्यवस्था सरकार का मैनेजमेंट होता है तो उत्पादन घटने लगता है। खाद्य सुरक्षा प्रभावित, खाद्य सुरक्षा प्रभावित। भाई खाद्य सुरक्षा तो प्रभावित होगा ही, जब अनाज होगा नहीं करेगा, अनाजों की उपलब्धता प्रभावित हो जाएगी, और जब अनाजों की उपलब्धता प्रभावित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अनाजों के दामों में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, काला बाजारी, बहुत सारे प्रभाव लिख सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट गिना सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये सिस्टमेटिक है। अब ये मजबूत बॉडी क्यों है? क्योंकि इसमें साफ हेडिंग दिए गए हैं, लॉजिकली लिखा गया है और ये रीडेबल है। एग्जामिनर आराम से पढ़ेगा, हेडिंग पढ़ लेगा, वो समझ गया, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकली फ्लो भी बना हुआ है, आपने सही से लिखा है और सारे हेडिंग से आपने ये बता दिया कि भैया हम क्या क्या लिखने जा रहे हैं। तो आपको एग्जामिनर को उसकी कॉपी प्रश्न के उत्तर के चेक को बड़ा सरल बना देना है, और उसको जितना ही सरलता लगेगा पक्का वो आपको नंबर दे के ही जाएगा। और आपने ऐसा लिखा कि उसको चेक को करना कठिन हो रहा है, पहले तो वो समझ रहा है कि भैया क्या लिखा है। अगर आपका राइटिंग सही है, स्पष्ट है, पठनीय है, तो आप बहुत आसानी से एग्जामिनर को अपने प्रश्न के उत्तर पर आकर्षित कर सकते हैं। अब हम लोग का राइटिंग गड़बड़ है, और राइटिंग गड़बड़ के कारण ही हमने सफर कर लिया, नहीं सफल हो पाए। एक बड़ा कमियां और भी हो सकती है, लेकिन बड़ा कमी एक रहा। तो आप प्रश्न, एक बात हमेशा करिए, राइटिंग को सही बनाइए। सही का मतलब वो पढ़ जाए, पढ़ जाना चाहिए। तीसरा क्या होगा? निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष विषय को समेटता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, सकारात्मक और बैलेंस्ड होता है। अर्थात निष्कर्ष केवल विस्तार या मुख्य भाग का कोई रिपीटेशन नहीं है, दोहराव नहीं है। आप इसको ऐसा लिखें कि यह फ्यूचर ओरिएंटेड लगे, क्लोजर लगे उत्तर का, और यह सकारात्मक हो, होप इंडो हो, आशावादी समापन हो। ऐसा ना लगे कि हां आप बहुत उदासीन हैं, बहुत नीरस हैं, अब तो ऐसी समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं है। अरे निष्कर्ष समाधान करता भी होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न लेता हूं, एक प्रश्न ले रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है। देखिए मैंने जो बताया है उसी तरीके से आप हर उत्तर पे लागू कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति के अनुसार हर उत्तर की चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यह तो आपको पता ही चल जा रहा है कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे प्रभावी ढंग से लिखना है। समय मिलेगा तो मैं बहुत सारे उत्तर को अलग से केवल आदर्श लिख कर दिखाऊंगा। अभी तो मैं पूरा लेक्चर दे रहा हूं, हर उत्तर को कई बार एक फॉर्मेट लिख कर भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है, अभी तो आज पूरा एक फुल लेक्चर हो रहा है, इसके बाद मैं हर प्रश्न को लेकर उसी स्टाइल में लिखूंगा जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, समझा कर। क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड ही है, पीपीटी तो बनाने से लिखना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी सीमाएं हैं, इसको आप समझने का जरूर प्रयत्न करिएगा। गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के उपाय, गरीबी उन्मूलन के उपाय सुझाइए। मान लीजिए आपने उत्तर लिख दिया, अब इसी का निष्कर्ष लिखना है, अब इसी का निष्कर्ष लिखना है। उत्तर तो आपने मुख्य भाग में क्या क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, लेकिन निष्कर्ष में क्या लिखेंगे इसके? तो मान लीजिए एक लड़का लिख रहा है कमजोर निष्कर्ष, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, इसे खत्म कर देना चाहिए, इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाना चाहिए, सबको रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चे समझते हैं ये हो गया निष्कर्ष। बस सरकार को मैंने सलाह दे दिया, सुड के रूप में आशावादी अंत हो गया कि सरकार को
खत्म कर देना चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाना चाहिए, सबको रोजगार और शिक्षा देना चाहिए। देखने में तो लग रहा कि हां हो गया सब, लेकिन ये मजबूत निष्कर्ष नहीं है, ये कमजोर निष्कर्ष है। अब मैं आपको मजबूत निष्कर्ष लिखकर दिखाता हूं। यही बात मैंने लेकर चला है कि आपको जो भी बताऊंगा वो कमजोर और मजबूत दोनों बताऊंगा, क्योंकि कमजोर वाला ज्यादातर लोग लिखते भी हैं, सामान्य लोग वही लिखते हैं। मतलब सामान्यतः कहने का मतलब सामान्यतः लोग वही लिख डालते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी समय कम रहता है, क्वेश्चन को पूरा करना रहता है। लेकिन आपको दबाव में कम समय में भी अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कला सीखना पड़ेगा। आईएएस मेंस की परीक्षा में आप दबाव में कम समय में आप कितना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, सफलता इसी बात पर निर्भर है। अब देखिए मजबूत निष्कर्ष कैसे लिख रहा है। गरीबी उन्मूलन केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल विकास और रोजगार सृजन के समन्वित प्रयासों से संभव है। गरीबी उन्मूलन केवल आर्थिक सहायता से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल विकास और रोजगार सृजन के समन्वित प्रयासों से संभव है। अतः इंक्लूसिव ग्रोथ ही दीर्घकालीन समाधान है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब समावेशी विकास की प्रक्रिया में हर तबका को शामिल करना, जो अभी तक छूट गए थे उनको भी लेकर चलना, उनका हर प्रकार से संपूर्ण समग्र विकास करना, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कौशल विकास, हर प्रकार का विकास। आपने एग्जामिनर को लास्ट में बता दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज मेन सॉल्यूशन फॉर गरीबी उन्मूलन। आपने बता दिया कि गरीबी उन्मूलन के लिए आप होप इंड कर दिए और लास्ट में आपने क्लोजर दे दिया। क्लोजर क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसमें समरी भी है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी है और क्लोजर भी है, सब बता दिया आपने। और आपने अगर इस तरीके से लिखा जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चे हमसे कहे कि सर कैसे लिखा जाता है, एक उत्तर का पूरा प्रारूप बता दीजिए, क्या क्या लिखा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, सब बता दीजिए। मैं बता दिया आपको, लेकिन अभी आदर्श उत्तर पूर्ण रूप से नहीं प्रस्तुत हुआ। अभी तो आपको वो तरीके बताऊंगा कि आदर्श उत्तर को प्रभावशाली कैसे बनाएं। अभी तो आपने जो पूछा वो दे दिया, लेकिन अब एग्जामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर कैसे करेंगे? केवल सीधा सादा उत्तर आपने लिख दिया, एग्जामिनर नहीं मजबूर होगा। अब आपको इस आदर्श उत्तर को प्रभावी बनाना है। तो सेकंड पार्ट क्या होगा? आदर्श उत्तर में क्या क्या होता मैंने बता दिया। अब आदर्श उत्तर को प्रभावशाली बनाने के तरीके, आदर्श उत्तर को प्रभावशाली बनाने के तरीके, ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट की उसमें इंट्रोडक्शन हो गया, मुख्य भाग बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। लेकिन आप उसको प्रभावी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डायग्राम होगा, फ्लो चार्ट होगा, इसका प्रयोग करना। डायग्राम, फ्लो चार्ट का प्रयोग, यानी अपने आदर्श उत्तर को प्रभावशाली बनाना है, एग्जामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर करना है, तो आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना ही होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया को समझाइए। हर में मैंने नया नया लिया है कि प्रक्रिया को समझाइए, यानी प्रोसेस जो है नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग की, क्योंकि सरकार का प्रमुख काम नीति निर्माण ही तो है। पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण सरकार का प्रमुख काम है। कैसे बनता है? अब नीति निर्माण की प्रक्रिया को आप व्याख्या करने से पहले इसका एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार बहुत विद्वान लड़का है, सब जान रहा है। कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे? नीतिगत समस्या की पहचान, नीतिगत समस्या की पहचान पहला। दूसरा, ऊपर से नीचे चलना है, नीति विकल्पों का विकास, नीति विकल्पों का विकास। नंबरिंग करके चार्ट नहीं बनाना है, इसको आप एक लाइन में लिखेंगे, लेकिन एक लाइन में आप कैसे लिख पाएंगे? उतना लंबा कापी नहीं देता है। नीति विकल्पों का विश्लेषण, नीति, भाई आप सबसे पहले देखेंगे कि समस्या कहां है या किस चीज के लिए नीति बनाना है, फिर आप देखेंगे कि इसके क्या क्या विकल्प हैं, किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है या कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है। तो नीति विकल्पों का विकास। तीसरा, नीति विकल्पों का विश्लेषण, नीति विकल्पों का विश्लेषण।
आप हर विकल्पों का विश्लेषण करेंगे और उसमें से सबसे अच्छे का चुनाव करेंगे, सबसे अच्छे नीति का चयन, सबसे अच्छे नीति का चयन। इसी को कहते हैं निर्णय, इसी को कहते हैं निर्णय लेना, क्योंकि निर्णय लेना ही अधिकारी का सबसे बड़ा काम होता है, आईएएस अधिकारी का। फिर आप पॉलिसी मेकिंग की और प्रक्रिया करेंगे, संसद ले जाएंगे, पूरी नीति बनाएंगे। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे? कार्यान्वयन करेंगे, कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप क्या करेंगे? निगरानी करेंगे, और निगरानी के बाद आप मूल्यांकन करेंगे। आप देखेंगे भाई हमारी नीति कितनी हद तक सफल हुई, क्या सुधार की आवश्यकता है। अब देखिए नीति निर्माण की प्रक्रिया का यह चार्ट हो गया, और आप इसको जितना सुंदर से आप बना सकते हैं। मैं तो उतना सुंदर नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि भाई कोई बनावटी चीज हमारे पास नहीं है। जो मैं जानता हूं, जो 20 साल का अनुभव लिया हूं सिविल की तैयारी में, आपके सामने ला रहा हूं। अब चाहे आप इसको जो समझ पाए, हाँ मैं केवल आपको चीजें बता रहा हूं, सुंदर नहीं हो पाएगा क्योंकि सीमाएं हैं। बस जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगा, यही मैं दावा बस कर सकता हूं, और सुंदरता नहीं आ सकती है जो मेरी सीमाएं हैं। अब चाहे आप जिसकी सीमाएं समझ ले, संसाधनों की या किसी चीज की, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन हाँ जितनी है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। अनुभव और चीजों में और कोई कमी नहीं रहेगी, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। ये चार्ट बन गया, अब आप इसको बना देंगे, फिर इसी का एक एक लाइन व्याख्या कर देंगे, एग्जाम में प्रश्न हो जाएगा, 200 शब्दों में आ जाएगा ये। अब कैसे पहचान होता है, कैसे विकल्पों का विकास होता है, कैसे विश्लेषण होता है, इसी को चर्चा लाइन लिखते चले जाइए। 150 वर्ड हो गया, 200 वर्ड हो गया, 250 वर्ड हो गया। आप खुद एग्जामिनर ये अब इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट बन गया तो आप बताइए एग्जामिनर नंबर कैसे देगा? उसको तो आपका पूरा उत्तर पढ़ने के पहले ही पता चल गया कि आप क्या लिखने जा रहे हैं और आपको कितना मालूम है। तो उत्तर को प्रभावी बनाने का सबसे पहला तरीका डायग्राम या फ्लो चार्ट का प्रयोग। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कीवर्ड्स का प्रयोग। अब कीवर्ड्स का प्रयोग, कीवर्ड शब्द आजकल डिजिटल दुनिया में आया है, लेकिन मैं कह सकता हूं शब्दावलियों का प्रयोग, जैसे प्रशासनिक शब्दावली, आर्थिक शब्दावली, सामाजिक शब्दावली, हर चीज की एक विशेष शब्दावलियां होती। एग्जामिनर उसको ढूंढता ही ढूंढता है। अगर आप पॉलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय नियंत्रण, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करना ही करना है। जहां आप आए वहां करना ही करना है, क्योंकि एग्जामिनर शब्दावलियों का खोज कर ही रहा है। जैसे कीवर्ड्स में कैसे आएगा? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। अब इसमें क्या क्या एक प्रश्न ले लिया कि भूमिका की चर्चा कीजिए। अब कैसे आप लिखेंगे तो आप लंबा, लेकिन मैं आपको मेन कोर बता रहा हूं। लोकतंत्र में मीडिया वॉच डॉग, पब्लिक ओपिनियन के निर्माण, यानी लोकमत के निर्माण, पब्लिक ओपिनियन के निर्माण, पब्लिक ओपिनियन के निर्माण, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल या रोक। पूरा पढ़ने जा रहा हूं। लोकतंत्र में मीडिया वॉचडॉग, पब्लिक ओपिनियन की निर्माण और अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने वाला स्तंभ के रूप में कार्य करती है। यह शासन की पारदर्शिता बढ़ाती है, नागरिकों को सूचना प्रदान करती है तथा सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाती है। अब ये कीवर्ड्स हो गए। वॉचडॉग शिकारी कुत्ता नहीं होता है, केवल रखवाला कुत्ता होता है। देखता शिकारी कुत्ता नहीं अच्छा होता है, ठीक है, कि पैर पकड़ ले, ये देखेगा खाली कि सरकार कुछ गलत तो नहीं कर रही सरकार। पब्लिक ओपिनियन लोकमत का निर्माण करती है, सरकार की चीजों को लोगों तक पहुंचाती है, लोकमत का निर्माण करती है। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता तय कर देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उत्तरदायित्व तय करती है। पारदर्शिता माने पारदर्शिता लाती है, और सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने का काम करती है। अब ये कीवर्ड्स हो गए। अब ये जरूर वो मांगेगा, तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करना है जो वहां मांग हो। हर के कीवर्ड्स होते हैं, ये आपके लिए शब्दावलियां होती हैं, और एग्जामिनर इनको ढूंढता है। एग्जामिनर को इसकी बड़ी जरूरत होती है। वो इसी समझ जाता है कि इसके उत्तर में गहराई है कि नहीं। अब तीसरा है एग्जाम्पल्स का प्रयोग। एग्जाम्पल्स का प्रयोग आपको उदाहरण का भी प्रयोग करते रहना है। जैसे अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए, तो आपको उड़ीसा का साइक्लोन मैनेजमेंट बताना ही पड़ेगा, आपको सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद के बारे में बताना होगा, आपको कोविड मैनेजमेंट के बारे में बताना होगा।
यानी एग्जाम्पल्स हमेशा तुरंत बताकर समकालीन चीजों के बारे में बता दीजिए। इसके अलावा आपको अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए समकालीन मुद्दों का भी उसमें समावेश कर दीजिए। जैसे संसद की गिरती गरिमा पर चर्चा करिए, मूल्यांकन करिए, और उसी समय संसद में कुछ गड़बड़ी हुआ हो उसको उदाहरण दे दीजिए। किसी विधायिका में गड़बड़ी हुआ वो भी बता दीजिए। फिर डाटा रिपोर्ट का भी आप प्रयोग करिए अगर अपने उत्तर को और प्रभावी बनाना है। लेकिन डाटा रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे का हो, नीति आयोग का हो, यूएनडीपी का हो, ज्यादातर सरकारी डाटा का ही प्रयोग करिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं और यूपीएससी या जो भी आयोग हो उसको मान्य भी करता है। तो आपको अगर उत्तर को प्रभावी बनाना है तो डायग्राम चार्ट को बनाइए, कीवर्ड्स का प्रयोग करिए, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करिए, समकालीन मुद्दों से जोड़िए, और डाटा रिपोर्ट जो भी प्रयोग करिए वो सरकारी होने चाहिए। इतने चीजों का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर आदर्श तो है, अब प्रभावी भी हो गया, प्रभावशाली भी हो गया। लेकिन अब इसके प्रस्तुतिकरण का नियम भी जानिए। यानी आप तो आदर्श उत्तर आप लिख रहे हैं, प्रभावशाली बना रहे हैं, लेकिन कैसे प्रस्तुत करेंगे? यानी आदर्श उत्तर के प्रस्तुतिकरण के नियम, ये थर्ड पार्ट है। मैंने आपको कहा था मैं पूरा बताऊंगा आदर्श उत्तर के प्रस्तुतिकरण के नियम। यानी आपको मैं ये नहीं बताऊंगा केवल एक पार्ट, पूरा आपको उत्तर, एक संपूर्ण समग्र उत्तर, आदर्श उत्तर लिखने के सभी पक्षों को जोड़ने का प्रश्न को हालांकि सीमाएं संभव है। पहला, प्रश्न की मांग को समझना। प्रस्तुतिकरण का पहला नियम है प्रश्न की मांग को समझना। आपको प्रश्न की मांग को पहले बिंदु से ही समझना है, पहला नियम यही है। व्याख्या पूछा है, विवेचना पूछा है, आलोचना पूछा है, समालोचना पूछा है, समीक्षा पूछा है, मूल्यांकन पूछा है, सबका अर्थ है। व्याख्या में क्या लिखा जाएगा, चर्चा में क्या लिखा जाएगा, मूल्यांकन में क्या लिखा जाएगा, समीक्षा में क्या लिखा जाएगा, समालोचना में क्या लिखा जाएगा, ये सब चीजें अलग अलग अर्थ रखती हैं। छोटे छोटे वर्ड आपके पूरे उत्तर को प्रभावित कर देता है। आपको मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूं। सोशल मीडिया के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। अब जो लड़का साधारण उत्तर लिखेगा वो तो कहेगा सोशल मीडिया आज जन चेतना, जन जागृति, जन मनोरंजन, जन शिक्षा का साधन है, ये है वो है। अरे भाई, सोशल मीडिया का केवल पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़ा है, निगेटिव इंपैक्ट भी है। तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी लिखना है, फिर आपको निगेटिव इंपैक्ट भी लिखना है, फिर आपको निष्कर्ष भी लिखना है, जिसमें आपको एक कंक्लूजन देना है कि सोशल मीडिया यथासंभव जन मनोरंजन चेतना का है, लेकिन इसका सीमित और नियंत्रित प्रयोग संभव जरूर होना चाहिए ताकि इसका नकारात्मक प्रभाव जन समुदाय पर न पड़े। ऐसे निष्कर्ष को बताइए कि एग्जामिनर भी चौंक जाए। आप सोच रहे हैं कि सब लिखा नहीं, आपको एग्जामिनर को वहां मजबूर कर देना है नंबर देने के लिए। प्रस्तुतिकरण का दूसरा नियम क्या है भाई, इसको समझिए। पहला तो हो गया कि प्रश्न के मांग को समझना, दूसरा बिंदुवर यानी पॉइंट वाइज या अनुच्छेद शैली यानी पैराग्राफ। अब यह भी प्रश्न आता है कि बिंदुवर लिखे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बिंदुवर लिखा जाए अनुच्छेद शैली लिखा जाए। अरे भाई, पॉइंट वाइज कब लिखा जाएगा? यदि उत्तर मल्टी डायमेंशनल हो, कंपैरेटिव हो, दो चीज की तुलना हो, तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए। लेकिन यदि उत्तर कॉन्सेप्चुअल हो, फ्लो जरूरी हो, एस्से टाइप का उत्तर हो, मान लीजिए एस्से ही हो, तो वहां पॉइंट वाइज तो लिखेंगे नहीं, वहां आप पैराग्राफ वाइज ही लिखेंगे यानी अनुच्छेद शैली में ही लिखेंगे। जैसे गरीबी उन्मूलन पर चर्चा करिए तो आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लीजिए 20-25 वर्ड्स, फिर आप बॉडी में 5-6-7 पॉइंट लिख डालिए, पॉइंट्स के रूप में लिख डालिए, फिर कंक्लूजन को आप पैराग्राफ में लिखाइए। भाई, अगर गरीबी उन्मूलन पर चर्चा करना है तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन को पैराग्राफ लीजिए 20-25 वर्ड्स में, फिर बॉडी में 5-6 पॉइंट्स में लिख डालिए, उसको पॉइंट वाइज लिख डालिए, फिर कंक्लूजन को आप पैराग्राफ में लिख डालिए। तो इसमें पैराग्राफ भी हो गया, पॉइंट वाइज भी हो गया। ये तो आपके पास बुद्धि है, आप स्वयं सक्षम हैं, समझ सकते हैं। तीसरा प्रस्तुतिकरण का जो सबसे संगठित रूप है वो है शब्द सीमा का पालन। शब्द सीमा का पालन मस्त है और आपको इस रूप में प्रस्तुत करना है। अगर एग्जामिनर को 150 वर्ड की जगह 200 वर्ड दिखने लगेगा, 250 वर्ड के लिए 300 वर्ड दिखने लगेगा, उसका दिमाग चकरा जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये ज्यादा लिखना नहीं चाहता है, ये ज्यादा लिखना चाहता है, केवल ये अपना प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपको 150 वर्ड में अगर लिखना है उत्तर,
तो आप 20 से 25 वर्ड में आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, 180 90 या 100 वर्ड में आप बॉडी को लिख दीजिए, और 20 से 25 वर्ड में आप कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है ना? 20 से 25 वर्ड्स में आप इंट्रो लिखिए, 90 से 100 वर्ड में आप बॉडी को लिखिए, और फिर 20 से 25 वर्ड में आप कंक्लूजन को लिखिए। आपका 150 वर्ड का हो जाएगा। कोशिश करिए इससे कम में भी हो जाए। ठीक है? यानी कि एक आदर्श उत्तर केवल इंट्रोडक्शन, केवल बॉडी, केवल कंक्लूजन को नहीं रखता है, बल्कि प्रभावी उत्तर बनाने के उन तरीकों को भी समाहित करता है, और प्रस्तुतिकरण के तमाम नियमों सहित लिखा जाता है, जो मैंने आपको बताया। याद रखिएगा, यदि एग्जामिनर को आपका उत्तर पढ़कर यह महसूस हो रहा है, यदि एग्जामिनर आपका उत्तर पढ़कर यह महसूस कर रहा है कि प्रश्न को समझा गया, उत्तर व्यवस्थित है, उत्तर में कई आयाम हैं, तथ्य एवं उदाहरण है, समाधान मौजूद है, निष्कर्ष सकारात्मक है, तो आपका उत्तर एग्जामिनर के नजर में आदर्श उत्तर होगा, और वह आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। याद रखिएगा, आईएएस मेंस की परीक्षा में सबसे बेस्ट आंसर वही होता है जो कम शब्दों में, सही दिशा में और पूरे समझ के साथ लिखा गया हो, और उसमें क्लियरिटी भी हो, स्ट्रक्चर भी हो, रिलेवेंस भी हो, बैलेंस भी हो, और जो पूछा गया है वही लिखा गया हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका उत्तर आदर्श उत्तर है, प्रभावी आदर्श उत्तर है, जिसमें सारे नियमों, सारे आदर्शों, सारे मूल्यों, सारे तत्वों का प्रयोग किया गया है, और आपको नंबर देने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा। आज मैंने आपको पूरा एक एक बात आदर्श उत्तर के लिए बताया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।